कभी सोचा है कि कोई पौधा एक ही साथ जहर और दवा दोनों कैसे हो सकता है? आज हम बात करेंगे अतिविषा की, एक ऐसी जड़ी बूटी जिसकी कहानी विरोधाभासों से भरी है, जो जितनी खतरनाक मानी जाती है उतनी ही जीवन देने वाली भी है। तो हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो है अतिविषा। आयुर्वेद में ये एक बहुत ही जानी मानी औषधि है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये उसी बोटेनिकल फैमिली से आती है जिससे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और जहरीले पौधे आते हैं। है ना एक पहेली जैसी बात। अब देखिए, इसकी जो जहरीली वाली रेप्यूटेशन है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सीधा ग्रीक माइथोलॉजी तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि एकोनाइटम जीनस का ये पौधा पाताल के रक्षक कुत्ते सर्बरस की जहरीली लार से पैदा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता होगा। और यहीं पर ये जो विरोधाभास है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जरा देखिए, एक तरफ इसी फैमिली के पौधों को भेड़िए का जहर या वुल्व्स बेन कहते हैं, और दूसरी तरफ इसी फैमिली की एक मेंबर अतिविषा को आयुर्वेद कहता है बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा। मतलब एक ही परिवार में जहर भी और अमृत भी। ये कैसे मुमकिन है? तो सवाल यही उठता है कि आखिर जहर के खानदान का कोई पौधा एक जानी मानी दवा कैसे बन सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा, प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान की दुनिया। देखिए, इस रहस्य का जवाब छिपा है प्राचीन आयुर्वेदिक सोच में। वहां किसी भी जड़ी बूटी को उसके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उसके अपने खास गुणों, उसके अपने एक्शन से पहचाना जाता है। आयुर्वेद में एक बहुत ही खास टर्म है, आग्र्य द्रव्य। इसका सीधा सा मतलब है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब किसी खास काम के लिए सबसे बेहतरीन चीज। और अतिविषा को आयुर्वेद में यही सम्मानजनक दर्जा दिया गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आयुर्वेद के पितामह ऋषि चरक ने अपनी महान किताब चरक संहिता में खुद अतिविषा को 4 बहुत जरूरी कामों के लिए बेस्ट माना है, मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो क्या है वो 4 सुपर पावर्स? चलिए देखते हैं। पहली है दीपन, मतलब ये हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी अग्नि को जगाती है। दूसरी है पाचन, जो शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स यानी आम को जलाकर खत्म करती है। तीसरी संग्राही, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टेबल करती है, खासकर डायरिया जैसी समस्याओं में। और चौथी, जो सबसे खास है, सर्वदोषहर, यानी ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करके बैलेंस में लाती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि अतिविषा क्या क्या करती है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब करती कैसे है। इसका जवाब छिपा है आयुर्वेद के रस पंचक सिद्धांत में, जो किसी भी जड़ी बूटी की पूरी पावर प्रोफाइल खोल कर रख देता है। तो चलिए अतिविषा के इस पावर प्रोफाइल को डिकोड करते हैं। इसका स्वाद है तीखा और कड़वा, जो शरीर को स्टिमुलेट और क्लीन करता है। इसके गुण हैं हल्के और सूखे, जिससे ये शरीर में बहुत तेजी से काम करती है और एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसकी तासीर वो गरम है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और पाचन को सुधारती है। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सारे गुण तो कई दूसरी जड़ी बूटियों में भी मिल जाते हैं। तो फिर वो क्या चीज है जो अतिविषा को अपने जहरीले परिवार से एकदम अलग और खास बनाती है? असली राज इसकी एक बहुत ही स्पेशल पावर में छिपा है। और ये है इस पूरी पहेली का जवाब, प्रभाव। ये किसी भी जड़ी बूटी की वो अनोखी शक्ति है जिसे उसके बाकी गुणों से नहीं समझाया जा सकता। और अतिविषा का प्रभाव है विषहर। जी हाँ, विष को हरने वाली, यानी एंटीटॉक्सिक। ये सिर्फ बाहरी जहर पर ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स को भी खत्म करती है। और यही वो शक्ति है जो इसे एक जहरीले परिवार का हिस्सा होकर भी एक जीवन रक्षक बनाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। समय के साथ हुआ ये कि ये चमत्कारी जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ हो गई, मिलने में मुश्किल हो गई। तो क्या इसका मतलब ये था कि इसका ज्ञान भी खत्म हो जाता? नहीं, यहीं पर हमें प्राचीन ज्ञान की एक और शानदार मिसाल देखने को मिलती है। तो हुआ ये कि प्राचीन काल में अतिविषा बहुत पॉपुलर थी, लेकिन 15वीं-16वीं सदी आते आते इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ये दुर्लभ हो गई, एक अभाव द्रव्य बन गई। और यहीं से शुरू हुई इसके सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिनिधि द्रव्य की खोज। और आज की सच्चाई तो ये है कि ये पौधा विलुप्त होने की कगार पर है। और जानते हैं इसका विकल्प क्या निकला? हिमालय में उगने वाले एक दुर्लभ फूल की जगह ली
एक आम सी घास ने, जिसे मोथा या मुस्ता कहते हैं, ये तो शायद हमारे आसपास भी उगती हो। और बस यही तो आयुर्वेदिक सोच का कमाल है। अगर आप देखें तो अतिविशा और मुस्ता ये दोनों पौधे बोटैनिकली बिल्कुल अलग हैं, इनके अंदर के केमिकल्स भी एकदम अलग हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर पर उनका जो असर है, उनके गुण और उनके मुख्य काम, वो लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। आयुर्वेद ने पौधे की शक्लों सूरत या उसके नाम पर नहीं, बल्कि उसके काम पर ध्यान दिया। अतिविशा और उसके विकल्प। मुस्ता की ये कहानी हमें आयुर्वेदिक सिद्धांतों के बारे में एक बहुत ही गहरा और जरूरी सबक सिखाती है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? पहली चीज कि किसी पौधे का असली मूल्य उसके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उसके अपने गुणों से तय होता है। दूसरी कि प्राचीन ज्ञान ने रस पंचक जैसी बेहतरीन प्रणालियों से पौधे के काम को समझा, न कि सिर्फ उसकी पहचान को। और सबसे जरूरी बात, असली कीमत पौधे के नाम में नहीं, बल्कि उसके काम में है, उसके एक्शन में है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। जब हम किसी पौधे को सिर्फ उसके केमिकल्स के चश्मे से देखते हैं, तो क्या हम उसके पीछे छिपे सदियों के ज्ञान को, उसकी पूरी कहानी को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।